लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर प्रकाशित लेख, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बढ़ती दूरी। इसमें लेखक ये समझाने की कोशिश करता है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में पहली बार ऐसा दौर दिख रहा है जब दोनों देशों की सरकारें हर मुद्दे पर एक जैसी सोच नहीं रख रही हैं। लेख के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्ण जीत और लगातार सैन्य कार्रवाई की नीति अपनाई। गाजा से लेकर लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान तक इजराइल ने अपने सैन्य अभियान बढ़ाए। धीरे धीरे युद्ध इजराइल की सामान्य नीति जैसा बन गया और सरकार के समर्थकों के लिए इजराइल का समर्थन करने का मतलब लगभग हर सैन्य कार्रवाई का समर्थन करना हो गया। लेख कहता है अब ट्रंप प्रशासन के भीतर से ही इस सोच पर सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हालिया बयानों को लेकर एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखता है। वेंस ने साफ कहा कि हर सुरक्षा समस्या का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकता और अमेरिका तथा इजराइल के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। लेख के मुताबिक ये बात इजराइल में कई लोगों के लिए चौंकाने वाली रही, क्योंकि लंबे समय से माना जाता रहा है कि अमेरिका बिना शर्त इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। लेख का तर्क है कि नेतन्याहू सरकार ने इजराइल की सुरक्षा को लगातार ताकत दिखाने से जोड़ दिया है, लेकिन ये रणनीति अब उल्टा असर भी दिखा रही है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अधिक आलोचना झेल रहा है। उसके पारंपरिक समर्थकों के बीच भी असहजता बढ़ रही है और अमेरिका के भीतर भी कुछ प्रभावशाली आवाजें ये पूछने लगी हैं कि क्या हर समस्या का जवाब युद्ध ही है। लेखक के अनुसार यदि हर खतरे को अस्तित्व का संकट बताया जाएगा तो असली और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए खतरों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। लेबनान का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि इजराइल वहां भी ऐसी स्थिति में फंसता दिख रहा है जहां सेना लंबे समय तक मौजूद रहेगी और संघर्ष पूरी तरह खत्म होने की बजाय खिंचता जाएगा। इससे स्थायी समाधान की संभावना कम होती है। लेखक का मानना है कि सैन्य ताकत जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल उसी के सहारे क्षेत्रीय स्थिरता नहीं लाई जा सकती। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि इजराइल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका के भीतर भी अब ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो इजराइल की हर नीति को स्वतः समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। लेखक के अनुसार आने वाले समय में इजराइल को यह तय करना होगा कि वो लगातार युद्ध और सैन्य दबाव की नीति पर चलता रहेगा या फिर कूटनीतिक और राजनीतिक समाधान की दिशा में भी गंभीरता से कदम उठाएगा। यही सवाल अमेरिका इजराइल संबंधों के भविष्य को भी तय कर सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय जब संस्कृति तकनीक को चुनौती दे रही है, इंसान का सबसे बड़ा हैंडल डिवाइस में एक दिलचस्प लेकिन गंभीर सवाल उठाया गया है कि क्या स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक ने हमारी सोच, ध्यान और रिश्तों को इस हद तक बदल दिया है कि अब कला, साहित्य और संस्कृति को उसके मुकाबले खड़ा होना पड़ रहा है। संपादकीय की चर्चा अमेरिकी लेखक बेन लर्नर के उपन्यास ट्रांसक्रिप्शन और आने वाली फिल्म टॉय स्टोरी 5 के बहाने होती है, लेकिन असल विषय हमारी बदलती जीवन शैली है। लेख कहता है कि आज मोबाइल फोन सिर्फ एक उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यादों, बातचीत और यहाँ तक कि हमारी कल्पना शक्ति का भी हिस्सा बन चुका है। ट्रांसक्रिप्शन का नायक लगातार अपने फोन पर निर्भर दिखाई देता है और इसी के जरिए लेखक ये दिखाते हैं कि तकनीक ने इंसान के ध्यान और सोचने के तरीके को किस तरह प्रभावित किया है। संपादकीय आगे बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक नया सवाल पैदा हो गया है। क्या इंसानी अनुभव, आवाज और रचनात्मकता को भी मशीनें संभाल सकती हैं? लेख में उदाहरण दिया गया है कि अब एआई की मदद से लोगों की आवाजों को उनकी मृत्यु के बाद भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लेखक का तर्क है कि तकनीक चाहे कितनी उन्नत हो जाए, इंसानी अनुभव और भावनाओं की गहराई की पूरी नकल नहीं कर सकती। इसी कारण साहित्य और कला का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सूचना नहीं देते बल्कि मानवीय अनुभवों को महसूस भी कराते हैं। लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चों और युवाओं पर डिजिटल संस्कृति के प्रभाव को लेकर है। टॉय स्टोरी 5 के संदर्भ में संपादकीय कहता है कि आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि बच्चों का अत्यधिक स्क्रीन टाइम है। सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स
और लगातार ऑनलाइन रहने की आदत ने बचपन की पारंपरिक गतिविधियों, खेलकूद, दोस्तों के साथ समय बिताना और कल्पनाशीलता को पीछे धकेल दिया है। लेख में अमेरिकी लेखक जोनाथन हेड्स के विचारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि डिजिटल कंपनियों ने बचपन के अनुभव को ही बदल दिया है। कुल मिलाकर द गार्जियन का ये संपादकीय तकनीक विरोधी नहीं है, बल्कि संतुलन की बात करता है। ये कहता है कि स्मार्टफोन और एआई से मिलने वाली सुविधाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि कल्पना शक्ति, मानवीय संबंध, साहित्य, कला और यादें ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी ऐप या एल्गोरिदम के हवाले नहीं किया जा सकता। लेख का मूल संदेश यही है कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में इंसानियत की उन खूबियों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है जो हमें मशीनों से अलग बनाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख एड्स मुक्त पीढ़ी अब हमारी पहुंच में है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इसमें लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि दुनिया ने एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में पिछले 4 दशकों में ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है, लेकिन ये उपलब्धि अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लेख याद दिलाता है कि एक समय एचआईवी संक्रमण लगभग मौत का पर्याय माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक खोजों, सामुदायिक प्रयासों और वैश्विक सहयोग ने इसे एक नियंत्रित और इलाज योग्य बीमारी में बदल दिया। इसी का परिणाम है कि बच्चों में एड्स से होने वाली मौतों में भारी कमी आई है। किशोर लड़कियों में संक्रमण के मामले घटे हैं और कई देश मां से बच्चे में एचआईवी संक्रमण रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन लेख चेतावनी देता है कि 2025 में विभिन्न देशों में एचआईवी कार्यक्रमों के लिए फंडिंग में कटौतियों ने इस पूरी लड़ाई को नए खतरे में डाल दिया है। खासकर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के उन देशों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं। फंड कम होने से दवाओं की कमी, क्लिनिकों में सेवाओं का बाधित होना और स्वास्थ्य कर्मियों की छटनी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। लेखक का कहना है कि दशकों में खड़ी की गई व्यवस्था कुछ ही महीनों में कमजोर पड़ सकती है। लेख ये भी कहता है कि दुनिया अभी भी अपने लक्ष्य से काफी दूर है। आज भी लगभग 24 लाख बच्चे और किशोर एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल करीब आधों को ही जरूरी इलाज मिल पा रहा है। हर दिन लगभग 200 बच्चों की एड्स से जुड़ी वजहों से मौत हो जाती है। लेख के अनुसार ये सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि उन कमजोर और हाशिए पर मौजूद समुदायों तक ना पहुंच पाने की वैश्विक असफलता है, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। लेख का महत्वपूर्ण संदेश ये है कि समाधान मौजूद है। नई दवाएं और तकनीकें, जैसे लंबे समय तक असर करने वाली लेनाकेपाविर जैसी दवाएं, संक्रमण रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, ओमान और कजाकिस्तान जैसे देशों के उदाहरण देकर लेख बताता है, जब सरकारें, स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय समुदाय मिलकर काम करते हैं तो संक्रमण रोकने और मरीजों को इलाज से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता मिलती है। कुल मिलाकर ये लेख एक चेतावनी और उम्मीद दोनों का संदेश देता है। लेखक कहना चाहता है कि दुनिया पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंची है जहां बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को एचआईवी से लगभग मुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, लगातार निवेश और वैश्विक सहयोग बनाए रखना होगा। यदि दुनिया ने अभी ध्यान नहीं दिया तो वर्षों की मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन अगर सरकारें और समाज मिलकर काम करें तो एक ऐसी पीढ़ी संभव है जिसे एचआईवी के डर के साथ जीना ना पड़े। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।